हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे एपिजियोटोमी एंड पेरिनियोटोमी। तो सबसे पहले इसका हम लोग देखेंगे डिफिनेशन, इंडिकेशन, टाइमिंग, टाइप्स, आर्टिकल्स एंड इंस्ट्रूमेंट। देन देखेंगे प्रोसीजर एंड कॉम्प्लिकेशन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका डिफिनेशन। A plant surgical incision on the perineum and the posterior vaginal wall in the second stage of labor called episiotomy and पेरिनियोटोमी। ओके, तो जैसे कि पेरिनियोटोमी नाम से ही हम लोग को पता चल रहा है, पेरिनियम के अंदर इंसिजन देना। पेरिनियोटोमी या एपिजियोटोमी के अंदर सर्जिकल वेजाइनल वॉल जो होता है उसके अंदर में इंसिजन दिया जाता है ताकि जो वेजाइनल ओपनिंग है इसको और ज़्यादा स्पेस बनाया जा सके, ताकि जो बेबी की जो डिलीवरी होती है ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, तो उस समय पे स्पॉन्टेनियस डिलीवरी हो या फिर कोई भी मैनिपुलेट ऑफ प्रोसीजर हम कर रहे हैं या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट अगर हम अप्लाई कर रहे हैं लाइक फोर्सेप हुआ, वेंटुस हुआ, तो उस दौरान ये सारी डिफ़िकल्टी फेस ना हो और फिर फीटस जो है इजीली वेजाइनल ओपनिंग से डिलीवरी आउट हो। सो ये प्लांट वाल में क्या जाने वाला इंसिजन है जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में कट करते हैं, बट नॉट ए रूटीन प्रोसीजर इन सेलेक्टिव केसेस ओनली। बट इसको रूटीनली प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो प्रेग्नेंट वोमेन है उसके अंदर एपिजियोटोमी या इंसिजन देना ही है। इस इंसिजन को प्लांट तरीके से सिलेक्टिव केसेस के अंदर ही दिया जाता है। इट इज़ नॉट ए रूटीन प्रोसीजर। ओके, देन देखेंगे इसका हम लोग इंडिकेशन। इंडिकेशन मीन्स कौन से केसेस के अंदर दिया जाना सही माना जाता है। तो सबसे पहला नंबर में हम लोग का है बिग बेबी, लार्ज टाइप ऑफ बेबी। ठीक है, तो नॉर्मल बेबी का वेट जो होता है 2.5 to 3.5 kg होती है। ओके, अगर बेबी 4 kg है तो उसको हम लोग माइक्रोसीमिया कहते हैं। और माइक्रोसीमिया कब होती है बेबी को? जब मदर गेस्टेशनल डायबिटीज मिलिटस हो तो बेबी बिग हो जाती है, तो उस समय भी हम लोग उसको एपिजियोटोमी प्लांट कर सकते हैं। ठीक है, देन सेकेंड हम लोग का है ब्रिज प्रेजेंटेशन या माल प्रेजेंटेशन। तो माल प्रेजेंटेशन किसको कहते हैं? जैसे कि सेफालिक या वर्टेक्स के अलावा जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट हो उसको हम लोग माल प्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमें आइडेंटिफाई हो चुका है कि जो बेबी का वर्टेक्स है वो नीचे लाई कर चुका है और हेड पार्ट है ऊपर है, तो उस समय भी हम लोग एपिजियोटोमी दे सकते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर में हम लोग का है थिक पेरिनियम। तो इसमें एपिजियोटोमी करने की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि मदर का जो पेरिनियम एरिया है वो बहुत ही थिक है, तो जब बेबी का एक्सपल्सन होगा उस समय जितना मात्रा में पेरिनियम को फ्लेक्स होना चाहिए वो नहीं हो पाती है, तो एपिजियोटोमी देने की ज़रूरत पड़ जाती है। ओके, देन हम लोग का है फॉर्सेप एंड वेंटुस एप्लीकेशन। तो अगर हमें लग रहा है कि हेड पार्ट जो है टफ हो चुका है एंड डिफ़िकल्टी हो रही है डिलीवर होने के लिए और फॉर्सेप एंड वेंटुस अप्लाई करने की ज़रूरत हो रही है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत लग रही है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग एपिजियोटोमी प्लांट कर सकते हैं। ठीक है, देन हम लोग का आता है फेज टू पुबिक डिलीवरी। तो यानी हमें आइडेंटिफाई हो चुका है जो कि ऑक्सीपिटल रीजन है वो लगातार पोस्टीरियर पार्ट में ही बना हुआ है, और हम जानते हैं कि ऑक्सीपिटल का जो पोजीशन है वो इंटीरियर होता है नॉर्मली, बट अगर वो लगातार पोस्टीरियर बना हुआ है देन चांसेस की फेज टू पुबिक डिलीवरी हो सकता है। तो ऐसा डिलीवरी में भी हम एपिजियोटोमी प्लांट कर सकते हैं। ओके, देन हम लोग का आ रहा है शोल्डर डिस्टोसिया। तो जिसमें बेबी के 1 या 2 शोल्डर को पुबिक बोन के अंदर ही स्टॉप हो चुकी है एंड वहाँ से डिलीवर आउट होने में मुश्किल हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम एपिजियोटोमी दे सकते हैं। देन हम लोग का लास्ट है अनएबल टू रिस्पॉन्स इंस्ट्रक्शन। ये वो फीमेल के बारे कहा जा रहा जो कि बेबी को डिलीवर कर रही है। ओके,
जो भी डॉक्टर है, गायनोलॉजिस्ट है, वो जो परफॉर्म कर रही है, इंस्ट्रक्शन दे रही है मदर को, कह रही है इफोर्ट लगाने के लिए, और मदर वहाँ रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही है, इफोर्ट नहीं लगा पा रही है, तो उस सिचुएशन को बोला जा रहा है अनएबल टू रिस्पॉन्स इंस्ट्रक्शन। मतलब जो भी फीमेल को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है वो उसको परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो उस समय भी एपिजियोटोमी देने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर मदर इफोर्ट नहीं लगा पाएगी तो उसको फ्लो नहीं कर पाएगी, तो उस समय में भी चांसेस होते हैं कि जो बेबी होती है उसको डिस्ट्रेस हो सकती है। तो बेबी और मदर की कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए हम लोग एपिजियोटोमी दे सकते हैं। तो ये था इंडिकेशन जिसमें कि हम लोग एपिजियोटोमी प्रिफर करते हैं। हम लोग देखेंगे टाइमिंग क्या है उसका, आइडियल टाइमिंग वो देखेंगे, ठीक है। व्हेन द पेरिनियम इज थिन्ड एंड बल्गिंग विद द पीक ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जस्ट प्रियर टू क्राउनिंग व्हेन 3 to 4 सेंटीमीटर ऑफ हेड इज विजुअल। कब हमें इंसिजन देना है ये हम लोग देखेंगे। तो इसे देते समय ध्यान रखना ज़रूरी है, बहुत जल्दी भी इंसिजन ना हो, बहुत जल्दी से हम पेरिनियम को कट ना करें, और एपिजियोटोमी देते वक्त बहुत ज़्यादा लेट भी ना हो। अगर हमें बहुत जल्दी कर ली इंसिजन को देने के लिए, तो हो सकता है कि जो टिश्यू हम कट करने जा रहे हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, और ज़्यादा टिश्यू हम कट करेंगे तो मोर ब्लीडिंग चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी ब्लीडिंग तो यूजुअली होती ही है। और अगर बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं तो हो सकता है कि एक्सटेंशन के कारण, फीटल स्टेंस के कारण टीयर भी हो सकती है, या पहले हो चुका हो और हम इंसिजन देने में देर कर दी हो। तो इसका भी एक टाइम होती है देने का। जब बेबी की क्राउनिंग होती है, क्राउनिंग मीन्स जब बेबी की हेड बाइपरेटल डायमीटर 1 वाल आउटलेट को स्ट्रेच करता है, उस दौरान जो स्ट्रेचिंग होती है उसके प्रायर, जस्ट उससे पहले जब बेबी का स्काल्पल विजुअल होने लगता है 3 to 4 सेंटीमीटर के अराउंड, और जो पेरिनियम है वो धीरे धीरे बल्ज होने लगे, थिन होने लगे, एक रिंग जैसे बनने लगे, उसी दौरान यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन अगर पीक पे हो, दिस इज द परफेक्ट टाइम। तो इस समय हम लोग एपिजियोटोमी दे सकते हैं। ओके, देखते हैं हम लोग इसका टाइप्स में देखते हैं मीडियन को ही हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं मिड लाइन, एंड सेकेंड है मीडियोलेटरल, देन है लेटरल एंड जे-शेप्ड है, ठीक है। तो इसके बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, लेकिन दो को ही डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि जो हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको ही डिस्क्राइब करेंगे। ओके, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रैक्टिस की जाती है वो है मिड लाइन या फिर मीडियोलेटरल, और इसमें भी सबसे मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस की जाती है वो है हम लोग का मीडियोलेटरल। लेकिन इसके अलावा जो बाकी वैरायटीज़ हैं उनको यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें कोई डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मिड लाइन को। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मिड लाइन की। मीडियन की जो है वो फॉर्चिप पॉइंट से स्टार्ट होता है, और जैसे कि मीडियन है वो मिड लाइन से रन करेगा फॉर्चिप से लेकर 2.5 सेंटीमीटर की ओर, एनएस की ओर, बट नॉट अप टू द एनएस। यो एनएस को एक्सटेंड नहीं होगा। और जो मोस्ट कॉमन यूज़ किया जाता है इंसिजन वो है मीडियोलेटरल भी फॉर्चिप पॉइंट से ही स्टार्ट होगा, बट ये मिड लाइन की ओर नहीं होगा, मिडिल पॉइंट से स्टार्ट होता है, बट ये रन करेगा डायरेक्टली रन करेगा 5 o'clock और 7 o'clock डायरेक्शन में, एंड ये भी फॉर्चिप से 2.5 सेंटीमीटर तक ही एक्सटेंड होगा लेटरली। लेकिन जब ये लेटरली इंसिजन करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम एनएस की कंपैरिजन में देखें तो 45 से 60 डिग्री एंगल पे ये हमें राइट या फिर लेफ्ट के अंदर इसको इंसाइज करना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि यूटेराइन जो कंट्रैक्शन के साथ जब एनएस भी एक्सटेंड होता है तो हो सकता है कि इंसिजन के कारण क्या हो सकता है कि एनएस फिल्टर भी इन्वॉल्व हो सकता है। ओके, तो 45 to 60 डिग्री फ्रॉम द एनएस, ये मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है, ठीक है। और मीडियन के अंदर कोई एडवांटेज होते हैं, जैसे कि रिपेयर एंड हील इजीली, ब्लीडिंग लेस, देन डिस्पेरिनिया लेस।
ओके। तो मीडियन जो इंसिजन होता है ये बहुत इजीली सूचर हो जाती है। इसकी जो सूचर लाइन है बहुत अच्छा से अप्रोक्सीमेट हो जाती है। जब इसको कट करते हैं तो ब्लीडिंग भी बहुत कम लेस होती है और इसका रिपेयर भी बहुत इजीली हो जाती है। और ये लेटर मंथ में जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं सूचरिंग के कारण वो भी कम होते हैं। बट इन सारे एडवांटेज के बावजूद हम मीडियोलेटरल को इसीलिए सेलेक्ट करते हैं क्योंकि इन केस अगर हमें इंसिजन को और ज़्यादा बढ़ाना हो और उससे ज़्यादा ये करना हो, बढ़ा के ले जाना हो और फिर ऑलरेडी वो अपने से ही बढ़ रहा हो, तो उस कंडीशन में एनएस को कभी इन्वॉल्व नहीं करता है। बट अगर हम मीडियन को सिलेक्ट करते हैं तो ऐसा होता है कि ये एनएस को इन्वॉल्व कर सकता है। और अगर ये ऐसा करता है तो मंथ में जो कॉम्प्लिकेशन है मेटेरियल इनकॉन्टिनेंस यानी फीकल का जो स्टूल है वो इजीली बाहर आ जाता है, इनकॉन्टिनेंस बाहर आ जाता है बिना मदर के कंट्रोल के। तो दैट इज मेजर डिसएडवांटेज इन द मीडियन। और इसी डिसएडवांटेज के कारण हम मीडियोलेटरल को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं और हम इसको ही मोस्ट यूज करते हैं ताकि हम एनएस को अवॉइड कर सकें। सो इस तरीके से जो एपिजियोटोमी इंसिजन जो होता है ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। ओके। मीडियोलेटरल की कुछ डिसएडवांटेज भी है जिसमें ब्लीडिंग इज मोर टाइम टू रिपेयर एंड हील, डिस्पेरिनिया इज मोर। हाँ, मीडियोलेटरल की कुछ डिसएडवांटेज होती है क्योंकि इसके ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, रिपेयर इसमें थोड़ा सा मुश्किल होती है, टिश्यू अप्रोक्सीमेट उतना अच्छा नहीं होता जितना कि मीडियन में होता है। ओके। लेटर मंथ के अंदर जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो ज़्यादा होती है, डिस्पेरिनिया होती है, डिफ़िकल्ट टू सेक्सुअल इंटरकोर्स, पेन इज सेक्सुअल इंटरकोर्स इज मोर। बट इन सारे डिसएडवांटेज के बावजूद भी हम मीडियोलेटरल को ही सिलेक्ट करते हैं क्योंकि एनएस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है। ओके। प्रोसीजर, इसमें इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा यूज करेंगे और इसको हम लोग परफॉर्म कैसे करेंगे। ओके। तो एपिजियोटोमी परफॉर्म करने के लिए जो सीजर यूज करते हैं उसे कहते हैं एपिजियोटोमी सीजर, जो कि एक एंगल पे कर्व होता है और उसके अंदर एक ब्लंट टेंट होता है और एक शार्प टेंट होता है। ओके। ब्लंट टेंट को हम वेजाइना के अंदर यूज़ करते हैं। ओके। ताकि जो वेजाइनल लाइनिंग है वो शार्प टेंट से टियर ना हो, फीटल के प्रेजेंटिंग पार्ट में कोई डैमेज ना हो, किसी भी टाइप की इंजरी में हम प्रोटेक्ट कर सकें। और शार्प टेंट जो होते हैं उसको हम ऑन द स्किन के ऊपर रखते हैं। ओके। अभी हम इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने से पहले एंटीसेप्टिक लोशन से ऑल पेरिनियम को हम स्वाब से क्लीन करेंगे। ओके। एंटीसेप्टिक लोशन में हम लेंगे प्रोवाइडिन और आयोडीन। सबसे पहले 2 फिंगर जो ग्लव्स होना चाहिए और लुब्रिकेंट होना चाहिए। इससे हम फीटस के प्रेजेंटिंग पार्टलेस जो पेरिनियम है उसके बीचों बीच रखेंगे। ओके। ताकि हम एपिजियोटोमी सीजर को इंसर्ट कर सकें ताकि फीटस जो है उसको कोई इंजरी ना हो और सीजर को हम सही गाइडलाइन कर सके कि कौन सा डायरेक्शन में हम कट कर सकें। ओके। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये जो इंसिजन है बहुत ही ज़्यादा पेन कॉज करता है तो फर्स्ट हमें लोकल एनेस्थेटिक यूज़ करना होगा ताकि हम उस एरिया को ब्लॉक कर सकें और पेन को रिड्यूस कर सकें। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 1% लिडोकेन 10 ml। हम इन्फिल्ट्रेट करेंगे इसके मसल ऑफ द पेरिनियम के जो नर्व हैं उससे हम ब्लॉक कर सके ताकि कोई भी पेन ना हो। इसके बाद जो सीजर है जैसे कि ब्लंट टेंट है वो अंदर करेंगे और शार्प टेंट को स्किन के ऊपर रखेंगे। ओके। और जब क्राउनिंग होगी 3 to 4 सेंटीमीटर स्कैल्प विजुअल होने लगेंगे और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जब पीक पे होंगे और जब हमें पेरिनियम थिन और बल्ज दिखाई देंगे तब हम इंसिजन देंगे मीडियोलेटरल डायरेक्शन में। ओके। हम लोग देखेंगे इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर कट होगा। ठीक है। तो इस प्रोसीजर के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर यूजली कट करते हैं फ्रॉम इनर टू आउटर। ओके। तो सबसे पहले अगर इनर स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इनर मस्ट होता है
पोस्टेरियर वेजाइनल वॉल। ओके, तो पोस्टेरियर वेजाइनल मुकोजा कट होगी। इसके बाद जो ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल है, जो सुपरफिशियल स्किन है, वो भी कट होती है। ठीक है, कभी कभी लेवाटर एनाई मसल भी कट होती है, बल्बो स्पंजियस मसल भी कट होती है, और उस एरिया में जो सप्लाई करने वाली वेसल और नर्व होते हैं वो भी कट होती है। एंड लास्ट में फाइनली स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू भी कट होते हैं, इनर टू आउटर। ओके, इसके बाद जैसे ही फीटस बाहर आ जाती है इस इंसिजन के बाद में, तो हमें रिपेयर प्लेसेंटा डिलीवरी के बाद ही करना है। और जैसे प्लेसेंटा आउट हो जाती है और हम चेक करते हैं कि कोई भी मटेरियल यूट्राइन कैविटी के अंदर नहीं है, तो हम रिपेयर स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो रिपेयर करने के लिए जो सूचर मटेरियल यूज किया जाता है वो ऑब्जर्व सूचर मटेरियल होता है, उससे रिमूवल नहीं करना पड़ता है, ऑलरेडी बॉडी टिश्यू के जरिए ऑब्जर्व हो जाता है। ओके, मटेरियल जो यूज होता है वो है क्रोनिक कैटगेट। ओके, देन एक होता है वेक्रिल और नॉन ऑब्जर्वेबल होता है थ्रेड। तो थ्रेड हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग दो ही यूज करते हैं, क्रोनिक कैटगेट और वेक्रिल। वेक्रिल में पॉलीगैलेक्टिक 910 और ये दोनों सूचर मटेरियल यूज करते हैं, जिससे कोई एक यूज कर सकते हैं आप। ओके, और जो सूचरिंग टेक्निक यूज की जाती है, जो लाइन है फ्रॉम इनर टू आउटर, तो पहले वेजाइनल मुकोजा को हम सूचर करते हैं। वेजाइनल मुकोजा सबसे फर्स्ट लाइनिंग होती है और इसे सूचर करते वक्त ध्यान देना जरूरी है। अपेक्स पार्ट जो होता है, इंसिजन का जो सबसे लास्ट में दिख रहा होता है वो अपेक्स पार्ट होता है, वो ज़रूर इंक्लूड होना चाहिए। अगर अपेक्स को इंक्लूड नहीं करेंगे तो कुछ टाइम के बाद वहाँ से मोर ब्लीडिंग हो सकती है, पस कलेक्ट हो सकता है, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है और वो टीयर और ज़्यादा एक्सटेंड हो सकता है। तो हमें एपेक्स पार्ट को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। और जब वेजाइनल वाल को हम सूचर करते हैं तो उसमें इंटरप्टेड सूचर करना ज़रूरी है। इंटरप्टेड मीन्स जगह जगह पे नोट देने होंगे, लगातार सूचर नहीं करना है। ओके, क्योंकि अगर लगातार सूचर करते हैं तो इंटरप्टेड सूचर नहीं करते हैं तो एक टाइम के बाद क्या होगा कि पोस्टेरियर वेजाइनल वाल की लेंथ कम हो सकती है, और ऐसा करने से वुमन के अंदर डिस्पेरियूनिया हो सकती है, पेन हो सकता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय में। ओके, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इंटरप्टेड सूचर करते हैं। ओके, इसके बाद पेरिनियल मसल सूचरिंग होती है। इसके बाद जो लास्ट सूचर होती है वो है स्किन एंड सबक्यूटेनियस। ओके, देखेंगे कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या हो सकता है हम लोग का इपिजियोटोमी के बाद, उसको देखेंगे। टीयर हो और रेक्टल मसल हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, डिस्पेरियूनिया हो सकता है, टीयर ऑफ पेरिनियम ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी। डिस्पेरियूनिया मतलब पेन हो सकता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, इन्फेक्शन भी हो सकती है। और टीयर ऑफ पेरिनियम ड्यूरिंग लेबर सेकेंड प्रेगनेंसी मतलब इसमें आपको जब सेकेंड बेबी आप कंसीव करते हैं तब आपको पेरिनियम में टीयर होने की चांसेस रहती है। ओके, आई होप कि मेरा क्लासेस आपको समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच सके।